नमस्कार। मेरा नाम राजशेखर राव है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ लेके आता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आजकल राहुल गांधी जी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा रहे हैं। हमें यह जानना है कि देशद्रोह क्या है, देशद्रोह कौन कर रहा है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब के केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो देशद्रोह हैं। फिर बाद में गिरिराज सिंह जी ने यही कहा। फिर बाद में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा। और फिर कल अमित शाह जी ने यही आरोप लगाया कि राहुल गांधी देशद्रोह है। क्या राहुल गांधी सच में देशद्रोह है? देशद्रोह क्या है? ये कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, जिससे आपको तय करना है कि देशद्रोह का मतलब क्या है और कौन है देशद्रोह। बात 2023 की है, जब केंद्र सरकार एक नया कानून लेके आती है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बारे में। पहले यह हुआ करता था कि प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तीनों मिलकर एक कमेटी बिठाकर वो कुछ नामों को जांच परख कर तय करते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसे करना है, किसे चुनाव आयुक्त बनना है, और उनमें से जो सीनियर है वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाएगा। लेकिन भाजपा के नए कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाकर उसमें गृह मंत्री को लाया गया। मतलब अब इस सत्ता पक्ष के पास 2 वोट रहेंगे और विपक्ष के पास 1 ही वोट रहेगा। मतलब सत्ता पक्ष अपने मनमानी से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकती है। पहले यह हुआ करता था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास 1 वोट रहता था, प्रधानमंत्री जी के पास 1 वोट और विपक्ष के नेता के पास 1 वोट रहता था। तीनों के पास 1-1 वोट रहते थे। तो निष्पक्ष तौर पर एक अच्छे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की संभावना थी, वो खत्म हो गई है। ये बात 2023 की है। चुनाव आते आते एक चुनाव आयुक्त उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तो वैसे ही वैकेंसी थी, उस वैकेंसी, दोनों वैकेंसियों में भर्ती के लिए एक कमेटी बनी जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, वो तीनों मिलकर तय करना चाहते थे कि कौन चुनाव आयुक्त तो बनना था। तो जो बात कांग्रेस रखना चाहती थी उसे नज़रअंदाज किया गया और भारतीय जनता पार्टी अपनी मनमानी से 2 वोट जो कि उनके पास थे नए कानून के मुताबिक, वो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करती है। 2 दिन बाद चुनाव आयोग अपना नोटिफिकेशन देती है लोकसभा चुनाव के लिए और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के लिए। ये बात अलग रखते हैं, छोटी सी बात है, ठीक है। हालांकि ये बड़ी बात है, इसलिए हम थोड़ा बाजू रखते हैं। चुनाव का नोटिफिकेशन आता है, उच्चतम न्यायालय के पास एक याचिका आती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामी संस्था ये याचिका डालती है। वो कहती है कि पहले 2 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसमें वोट डाले गए वोटों में और बाद में 4 दिन 5 दिन बाद में जो भी आंकड़े वो प्रकाशित करती है चुनाव आयोग, उसमें काफ़ी अंतर है। इसीलिए एडीआर का याचिका ये कहती है कि वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए। वीवीपैट वो है जो पर्ची है, आप जब वोट डालने जाते हैं वोटिंग कक्षा में, तो वहाँ पर आप जैसे ही बटन दबाते हैं एक आपको पर्ची दिखती है जिसमें उम्मीदवार का नाम लिखा होता है, उम्मीदवार का चुनावी चिन्ह लिखा होता है और फिर 5 सेकंड वो दिखने के बाद में वो डिब्बे में गिर जाती है। तो एडीआर ये चाहती है कि उन वीवीपैट की गिनती करके मतदान के परिणाम घोषित किए जाए। जैसे ही याचिका आई, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के एक अधिकारी को तलब कर लिया। उनसे पूछा कि भाई एडीआर संस्था चाहती है कि सारे के सारे वीवीपैट गिनकर उससे मतदान के परिणाम घोषित किया जाए। तो चुनाव आयुक्त ने चौंक गए और अपने आपत्ति जताई कि ऐसे नहीं हो सकता, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। बहस हुई, चुनाव आयोग और एडीआर के जो अधिकारी थे उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हुए। उसके बाद में ये तय हुआ कि 5% जो वीवीपैट है, मतलब अपने चुनावी क्षेत्र के 5% पोलिंग स्टेशनों पर ये वीवीपैट की जांच और चुनाव ईवीएम के आंकड़ों से किया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। लेकिन बात यह है, क्या सचमुच में ज़्यादा समय लगता है? वीवीपैट की गिनती के लिए कितना समय लगता है? आमतौर पर हम एक करेंसी नोट का जो 100 रुपये का बंडल होता है, 100 नोटों का जो बंडल होता है, वो गिनने में आम आदमी को 1 से 1.5 मिनट लग जाते हैं। तो वीवीपैट गिनने के लिए भी 1 से 1.5 मिनट लगेंगे।
मान लीजिए 2 मिनट भी लग गए तो 1 घंटे में 3000 वीवीपैट की गिनती हो सकती है एक आम आदमी द्वारा। अगर 15 लोग बैठ गए तो 1 घंटे में 45,000 वोटों की गिनती हो सकती है और 4 घंटों में पूरे 1,80,000 के वोटों की गिनती हो सकती है। अगर हम मान के चले कि एक विधानसभा क्षेत्र में 1,80,000 वोट, मतलब अगर 90% भी मतदान हुआ 2 लाख में से 1,80,000 वोटों की गिनती कंप्लीट हो सकती है। वीवीपैट के डब्बे खोलने में और उनके छांटने में 2 घंटे और भी लगा लिए तो आप 6 घंटे में सारा गिनती कंप्लीट करके आप परिणाम घोषित कर सकते हैं। मतलब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बोला है कि इसमें काफ़ी समय लगता है वो झूठ है। 6 घंटों में एक विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनावी क्षेत्र का परिणाम कंप्लीट कर सकते हैं 15 लोगों से। अगर आप लोकसभा की बात करें तो जितने विधानसभा क्षेत्र है उस लोकसभा क्षेत्र के अधीन में आते हैं उतने गुना आप लोगों को कर्मचारियों को, गिनने वाले कर्मचारियों को बढ़ा सकते हैं। ये कौन सी एक बड़ी बात नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि इसमें कोई संकोच नज़र आता है, चुनाव आयोग का हमें संकोच नज़र आता है कि वो नहीं चाहती कि वीवीपैट की गिनती करे और उन आंकड़ों की तुलना ईवीएम के आंकड़ों से करे। ये पहला शक हमें यहाँ पर आ जाता है। चुनाव कंप्लीट हो जाते हैं, चुनाव परिणाम आते हैं और जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि 5% पोलिंग स्टेशनों पर आप वीवीपैट की जांच करवा सकते हैं, तो 14-15 लोगों ने 92 पोलिंग स्टेशनों के ऊपर वीवीपैट की जांच की तुलना ईवीएम के आंकड़ों से करना चाहा। अब बात हैरान करने वाली बात है कि उनमें से 92 में से 70 लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईवीएम में कोई घोटाला ही नहीं होता, उन्हीं के उम्मीदवार ज्यादातर 70 पोलिंग स्टेशनों पर वीवीपैट की जांच की मांग की। अब वो अलग बाजू रख देते हैं। तो जैसे चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, उन्होंने एक नया ऑर्डर निकाला, आदेश निकाला, जिन्होंने उन्हें ये कहा कि टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेशन नाम के ये आदेश है। चुनाव आयोग के आदेश ये थे कि वीवीपैट की, मतलब मतदान में जो वीवीपैट पाए गए उनकी तुलना मतदान में जो ईवीएम के आंकड़े हैं उनसे कराया जाए। बजाय उसके चुनाव आयोग एक नया टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑपरेशन के नाम से एक आदेश निकालती है, जिसमें यह कहा जाता है कि दोबारा एक मॉक पोलिंग होगा। मॉक पोलिंग मतलब एक झूठ मूठ का एक फिर से पोलिंग करवाया जाएगा। मतलब वो मशीन जिसमें आपको शंका है और वो वीवीपैट जिस पे आपको शंका है, वो दोनों को लाके टेबल पर रख देते हैं। आप मतदान को लेके आइए, 100, 150, 200, 500 जितने लोग आप चाहे लेके आ सकते हैं। दोबारा उन्हीं मशीनों से हम चुनाव कराएंगे और उनकी तुलना, मतलब ईवीएम में जो मॉक पोलिंग में जो वोट पाए गए वीवीपैट में और ईवीएम के जो आंकड़े हैं मॉक पोलिंग में, उनकी तुलना करेंगे, उनकी जांच करेंगे और जो मतदान के दिन जो भी हुआ उनकी जांच हम नहीं कर पाएंगे। और ये ऐसी बात है कि आप, उदाहरण के लिए आपको समझा देता हूँ, आसानी से समझने में आसानी होगी। एक आदमी एक शोरूम में गया, ज्वेलर्स के शोरूम में गया, वो कहने लगा कि मैं सोने की चेन खरीदना चाहता हूँ। सेल्समैन ने 4 डिब्बे खोले, एक एक में 4-4 सोने के हार थे। तो 16 चेन उनके सामने रख दिया और बोला कि इसमें से आप एक सेलेक्ट कर दो। सेल्समैन का ध्यान भटकाने के लिए ये आदमी कहता है कि वो दूसरा जो पीछे शोरूम में दूसरा शोकेस में लगा है उसे निकालिए, वो भी मैं देखना चाहता हूँ। जैसे ही सेल्समैन पलटता है, ये आदमी जो है एक हार लेके अपने जेब में डाल लेता है। जैसे सेल्समैन पलटता है और गिनता है कि मैंने 16 रखे थे, यहाँ तो 15 दिख रहे हैं, ये गायब है। पूछता है उस आदमी को, भाई यहाँ तो मैंने 16 आपके सामने रखे थे, यहाँ तो एक कम है। तो बोला मुझे नहीं पता। तो सेल्समैन कहता है कि आपकी तलाशी होनी चाहिए। तो आदमी ये कहता है कि तलाशी मेरी आज मत लो, मैं कल दोबारा आऊँगा। दोबारा आने के बाद में मैं फिर मेरे सामने आप चेन रख दीजिए और अगर उस दिन कल अगर कोई चोरी हुई तो मुझे चोर मानिए, आज जो भी हुआ उसे मत मानिए। मतलब चुनाव के दिन जो वीवीपैट पाए गए और चुनाव के दिन जो ईवीएम के आंकड़े जो पाए गए उसकी जांच नहीं करवाना चाहता चुनाव आयोग। क्या घोटाला है, क्या मामला है?
चुनाव मतदान आपको तय करना है, मतलब जो भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाके वीवीपैट की गिनती की मांग करे, चुनाव वाले दिन की वीवीपैट की मांग करे। कोई मॉक पोलिंग, मतलब कोई झूठ मूठ का पोलिंग करके उसकी जांच की मांग नहीं की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। तो दूसरा जो है चुनाव आयोग का, ये हमें नजर आता है कि वो कतई नहीं चाहती कि चुनाव में जो वीवीपैट पाए गए उनकी तुलना चुनाव में जो वोट पाए गए उनसे करवाना चाहता है। अब मॉक पोलिंग में भी एक और नया आपको हैरान लगे हो जाएंगे आप सुन के कि मॉक पोलिंग में वो चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो मतदान में इस्तेमाल किए गए। मतलब आप मतदान में मान लीजिए कांग्रेस को पंजा है, भाजपा को कमल है, समाजवादी पार्टी को साइकिल है, जेडीयू को तीर है और हाथी है बीएसपी का। तो इन चुनावी चिन्हों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे मॉक पोलिंग में, इसकी बजाय इसके आप कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप ऐसे कुछ नए नए चुनाव चिन्ह लेके आके उनकी मॉक पोलिंग करेंगे। भाई क्या दिक्कत हो रही है भाई आपको? चुनाव हमें जांच करना है कि चुनाव में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं, लेकिन एक इस नए नए कानून लेके आके आप क्यों जांच नहीं करवाना चाहते? मतलब आपने ईवीएम में कोई ऐसी गड़बड़ी की, अगर कोई वोट पंजे को पड़ा तो कमल को जाए, कोई वोट साइकिल को पड़ा तो भी वो कमल को जाए, तीर को लगा तो वो कमल को जाए। आप वो ईवीएम की जो तुलना, ईवीएम के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना अगर वीवीपैट से कर देते हैं, मतलब मतदान वाले जो भी वीवीपैट है और मतदान वाले ईवीएम के आंकड़े हैं उनकी अगर तुलना करते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप इसके लिए पीछे क्यों हट रहे हैं? सो ये ऐसे संदेह वाली बात जो है ना, हमें ये मजबूर करती है कि चुनाव आयोग किसी तरह ये ना चाहता कि वीवीपैट जो पाए गए चुनाव के दिन उनकी तुलना ईवीएम के आंकड़ों से नहीं करना चाहते। एक और बात, चुनाव आयोग ने एक पोलिंग स्टेशन के वीवीपैट की जांच के लिए फीस रखा है 47,200 रुपया। 47,200 रुपया। एक विधानसभा उम्मीदवार को चुनाव लड़ने के लिए उसे 10,000 रुपये का जमानत भरना पड़ता है, लोकसभा के लिए 25,000। लेकिन वीवीपैट की एक पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट की जांच के लिए 47,200, इतना बड़ा रकम क्यों? मतलब अगर विधानसभा क्षेत्र में आप इसको मल्टीप्लाई करें 47,200, अगर 200 पोलिंग स्टेशन होते हैं तो 1 करोड़ रुपया बन रहा है, और लोकसभा के लिए तो 8-10 करोड़ रुपए बन रहा है। अपनी इतनी बड़ी रकम क्यों होता है कि पोलिंग जांच के लिए, वीवीपैट की जांच के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों तय की आपने, जबकि चुनाव लड़ने के लिए केवल 10,000 की जमानत रखी गई? मतलब आप इतना बड़ा अमाउंट रख के आप प्रत्याशी को आप डिसअपॉइंट करना चाहते हैं, उसे निराश करना चाहते हैं कि वो आगे आके जांच की मांग करे। एक और बात, चुनाव में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो अदालत में जाने के लिए 45 दिन का समय है, लेकिन ये वीवीपैट की जांच की मांग करने के लिए मात्र 7 दिन का समय दिया गया। अरे वीवीपैट की जांच भी तो चुनाव की गड़बड़ी वाली बात ही है। अगर चुनाव में कोई गड़बड़ी है, काउंटिंग में जो गड़बड़ी है, तो आपको जाने के लिए पहला वाला जो कानून कहता है कि 45 दिन का समय है आपके पास अदालत के पास जाने के लिए, वीवीपैट के लिए भी 45 दिन का समय होना चाहिए। उसको आप घटाकर 7 दिन क्यों किए? तो ये सारे चीज अगर आप देख रहे हैं तो आपको यकीन हो जाता है कि चुनाव आयोग किसी तरह चुनाव वाले दिन के, मतदान वाले दिन के वीवीपैट की गिनती मतदान वाले ईवीएम के आंकड़ों से जांच नहीं करवाना चाहते। ये तो एक मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर हो गया। अब इससे क्या होता है, आंध्र प्रदेश में और ओडिशा में जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के साथ साथ दोनों राज्यों में, वीडीआर नामक एक संस्था ने, मतलब वोट फॉर डेमोक्रेसी नामक एक संस्था ने यह बताया कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मतदान के दिन जो वोट डाले गए और गिनती वाले दिन जो वोट गिने गए उनमें 12.5% का फर्क है। अब तो मालूम है, सभी को मालूम है कि 3-4% से सत्ताएं बदल जाती हैं। 12.5% का आंकड़ा जो है काफी बड़ा है। और आंध्र प्रदेश में
10% के मतलब 10% के वोटों से ही परिणाम बदल गए। ये दोनों राज्यों में पहले जो बिजू जनता दल थी और वाईएसआरसीपी थी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, ये दोनों की सत्ता निकलकर अभी एनडीए के पास आ गई। लो कर लो बात। इतना अंतर क्यों है? क्या मजबूरी है कि इतना अंतर आ गया? एक और बात, मजेदार वाली बात आपको बताता हूं। एक फॉर्म 20 होता है जो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट पर प्रकाशित करती है। फॉर्म 20 वो है हर एक चुनाव क्षेत्र के, हर एक पोलिंग स्टेशन के किस किस उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले हैं। ये हर समय चुनाव होने के 10-15 दिन बाद इसका पूरा जो एब्स्ट्रैक्ट है, फॉर्म 20 जिसे कहते हैं, वो चुनाव आयोग अपने वेबसाइट में सार्वजनिक करती है। आंध्र प्रदेश में चुनाव होने के 100 दिन के बाद भी ये फॉर्म 20 अपलोड नहीं किया गया। अब फॉर्म 20 अपलोड करने से क्या होता है? हर एक पोलिंग स्टेशन का जो बूथ एजेंट होता है उसके पास एक आंकड़ा होता है। मतलब बूथ एजेंट वो है, वो पोलिंग स्टेशन में बैठता है, जैसे जैसे मतदाता आते जाते हैं उनका नाम टिक करते जाता है कि इन्होंने आके मतदान अपना मत दे दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद में उसके पास पूरा सबूत रहता है, पक्का सबूत रहता है हर एक उम्मीदवार का बूथ एजेंट के पास कि कितने मतदाता आके वोट डाले। अगर फॉर्म 20 अपलोड हो जाता है तो उसमें पता चल जाता है कि उस पोलिंग स्टेशन पर कितने लोग के वोट गिने गए। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, जितने वोट डाले गए और जितने वोट गिने गए, उनमें अगर कोई फेरबदल किया गया तो वो सामने आ जाएगा। इसके अलावा एक और आप बात आपको कहना चाहता हूँ। शायद आपके सभी के गांव में हर एक को मोटा मोटी मालूम रहता है कि अगर मान लीजिए अपने गांव में 1000 वोट है और उसमें से मतदान हुए 700, तो मोटा मोटी उस गांव के हर एक आदमी को पता चल जाता है कि इस गांव में समाजवादी पार्टी को 500 जाने हैं, कमल को 150 जाने हैं। मैं अंदाजे के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। निर्दलीय को 4-5 वोट, 4-5 उम्मीदवार रहते हैं, उनको जाना है, फिर नोटा को जाना है। इस तरह 700 का जो वोट किस पार्टी को, किस उम्मीदवार को कितने वोट जाने हैं, मोटा मोटी उस वोटरों को मालूम पड़ जाता है। अगर फॉर्म 20 अपलोड हो गया तो उस गांव के लोग आके उससे मिला लेंगे, बूथ एजेंट को बुलाएंगे, आओ भाई कितने वोट डाले गए, कितने वोट गिने गए, उसमें अंतर मालूम हो जाता है। अगर कुछ अंतर नहीं है तो कितने वोट किस पार्टी को गए हैं उसकी भी जांच वो लोग कर लेंगे। मतलब एक अनुमान लगा लेंगे, अरे भाई हमारे गांव में तो ज़्यादातर लोग समाजवादी को डाले हैं, लेकिन यहाँ जब गिने गए वोट तो भाजपा के दिख रहे हैं। तो सारा मामला सामने आके, सारा घोटाला अगर कुछ हुआ है तो पूरा सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, मान लिया ईवीएम में कुछ गड़बड़ी की, उतना बड़ा जुर्म है क्या? आप अगर आप मान लीजिए, ठीक है भाई, कोई अधिकारी की मिलजुल कर किसी राजनीतिक पार्टी से ईवीएम में घोटाला कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? पहली बात जो है ना, आप वोटरों को ठग रहे हैं। वोटर जिसको वोट करना चाहता था उसे वोट नहीं कर पा रहा है, वोट जा रहा है कहीं और। दूसरी बात, लोकतंत्र की हत्या है ये, डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब लोग जिसे चुनकर सभा में भेजना चाहते हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, भेजना चाहते हैं, उसके विपरीत कोई और उम्मीदवार जा रहा है। वोटर को पता ही नहीं। अरे वोटर चाहता है, सब लोग समझते हैं कि ठीक है भाई, शायद मैंने तो इसको डाला, वो सोचेंगे कि बाकी और शायद इसको डाला, लेकिन फॉर्म 20 अपलोड क्यों नहीं कर रहे? तो एक तो वोटर को ठगा गया, दूसरा लोकतंत्र की हत्या है, चुनाव तंत्र की हत्या है, संविधान की भी हत्या है। बाबा साहेब अंबेडकर ने जो चाहा कि वोट लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा मजबूत वेपन है, अस्त्र है, उस अस्त्र को निर्वीर्य किया गया, बेकार बना दिया गया। आपने संविधान को मिट्टी में मिला दिया, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की, चुनाव तंत्र की हत्या की, वोटरों को ठगा है।
अगर ऐसे लोग चुन के आएंगे, मतलब जो लोग चाहते हैं कि ये हमारा अगले 5 साल का राज्य करे, उनको चुना है, उसके विपरीत कोई और जाता है, तो क्या होता है? कानून अपनी मर्जी से बनते हैं। आरक्षण खत्म मतलब आरक्षण खत्म, जातिगत मतगणना नहीं होना मतलब नहीं होना है। ठीक है भाई, हम 15 साल के लिए चुनाव नहीं करवाते, मतलब वो भी, मतलब जो लोग ईवीएम द्वारा चुनकर गए, मतलब वोटरों ने जिसे चाहा वो ना जाकर कोई और चला गया लोकसभा में और विधानसभा में, उनकी अपनी मनमानी चलती रहेगी। दुनिया में हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसका मजाक बन के रह जाएगा जब बाहर के देशों के में ये पता चलता है कि भारत में ऐसा कुछ चल रहा है। फॉर्म 20 अपलोड नहीं कर रहे हैं, मतदान के दिन जो भी वीवीपैट पाए गए उनकी तुलना ईवीएम के आंकड़ों से नहीं कर रहे हैं, खिल्ली उड़ाएंगे भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के ऊपर हंसेंगे। लोग क्या कर रहे हैं भारत के, इतना कुछ हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, वहां का इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, वहां की न्यायपालिका क्या कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक धब्बा पड़ जाएगा। अब आपको तय करना है कि लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान की हत्या करना, चुनाव तंत्र की हत्या करना, वोटरों को ठगना, अपने मनमानी से कानून बनाने के लिए ईवीएम द्वारा किसी और को सत्ता में लेकर आना, क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये आपको तय करना है। एक और बात कहता हूं मैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चयन उस राष्ट्र के विधानसभा के विधायकों द्वारा किया जाता है। अब आप ईवीएम से अपने विधायक बिठाएंगे तो विधायक तो उसी आदमी को, उसी सांसद को भेजेंगे राज्यसभा में जो जिसे वो उनकी पार्टी चाहती है। मतलब सारा लोकतंत्र खत्म है। जो लोग सत्ता में है, केंद्र सरकार के सत्ता में है, वो अगर चुनाव आयुक्तों के साथ मिलजुल कर ईवीएम में अगर घोटाला करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अपने मर्जी के सांसद अपने संसद में लेके आ सकते हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। अपने मर्जी के कानून बना सकते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से वो देश चला सकते हैं। मतलब आपको पेट्रोल के रेट बढ़ाने हैं तो बढ़ जाएंगे, कोई विपक्ष होगा ही नहीं। विपक्ष, लोगों ने तो वोट डाला होगा विपक्ष को, लेकिन ईवीएम से परिणाम निकलेंगे सत्ता पक्ष के। तो अब आपको तय करना है कि असली देशद्रोह कौन है। आप खासकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर में ये 20 दिन में चुनाव होने हैं, उनको तय करना है। उसके बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के वोटरों को ये तय करना है कि वीवीपैट की गिनती से चुनाव के परिणाम घोषित करना चाहिए या ईवीएम के आंकड़ों पे जाना चाहिए। आने वाले दिनों में बिहार, दिल्ली, गुजरात वगैरह सभी राष्ट्रों में चुनाव है। उनको भी अभी ऐसे आवाज़ अगर उठाते रहेंगे कि वीवीपैट की ही गिनती होनी चाहिए किसी हाल में, चाहे वो 8 घंटे हो जाए या पूरा दिन लग जाए, वीवीपैट की गिनती ही अगर हम फाइनल मानेंगे। ये डिमांड जो है खासकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग पहले उठाएंगे, फिर बाद में महाराष्ट्र और झारखंड के लोग उठाएंगे, तो ही लोकतंत्र, संविधान, चुनाव तंत्र कुछ बच रह जाएगा इस देश में। जय हिंद।